We are going to discuss about the mean value theorem और mean value theorem पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़नी होगी, रोलीज थ्योरम। ठीक है ना, तो देखते हैं रोलीज थ्योरम क्या कहती है कि if f(x, b) are real valued function defined in closed intervals a, b such that, समझिएगा, कह रहा है कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड है कब, किसी क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, सच दैट, किन कंडीशन में, नंबर वन, कब डिफाइंड होगा वो क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, नंबर वन, इफ इट इज ए कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, अगर ये फंक्शन ए और बी क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं ना कि एलएचएल और उसका राइट हैंड लिमिट, यानी एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों का इक्वल होता है, कहां पे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको चेक करना है और राइट हैंड लिमिट चेक करना है ए और बी पे। इस कंडीशन में अगर वो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कर्व पर बिना किसी ब्रेक के हम लोग फंक्शन को ड्रा कर सकते हैं। तो एक तो ये इसके लिए नेसेसरी है, पहला पॉइंट, कि कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल पे। दूसरा है इट इज ए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए और बी पे अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो निश्चित है मुझे कोई ना कोई इसकी वैल्यू जरूर मिलेगी। किसी भी पॉइंट पर अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो एफ डैश की जो वैल्यू मिलेगी ना वो कुछ ना कुछ मिलेगी, प्लस माइनस या कोई भी नंबर मिलेगा। नॉट डिफाइंड नहीं होगी, डिफाइंड होगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में जो स्ट्रीम हमारे पॉइंट है ए और बी, जिन पे हम लोग चेक कर रहे हैं, जिसको हमने इंटरवल में लिया है, उसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन है तब तो ये हम मान के चलेंगे रोलीज थ्योरम आगे बढ़ेगी। ठीक है ना, ये पहले तो आपको ये तीन क्राइटेरिया पूरी करनी है। देन वी टेक एनी वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तब मुझे उसके बाद मैं ए और बी के बीच में कोई भी एक सी पॉइंट लूंगा। उस सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो जीरो आएगा। बात आई समझ में? और अगर जीरो आएगा तो वो सी पॉइंट कैसा होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया, ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट लेना है जिस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो जीरो आएगा। क्लियर? जरा इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह के बनते हैं। देखो कि अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से है और यहां कोई हमने पॉइंट लिया ए और ये पॉइंट है बी, ये ए है और ये बी है, और ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, ध्यान से समझना। तो मुझे ए और बी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो ये एफ ए निकलेगा ना और ये जो एफ बी होगा बोथ विल बी इक्वल होंगे। और यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पे डिफरेंशिएट, यानी कि उस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा इस तरह से, ये जो टेंजेंट होगा वो एक्स के पैरेलल होगा। ये पॉइंट कौन सा हमने लिया, सी, तो सी कहां लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही आना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि जो जहां पे हम लोग इसका टेंजेंट अगर ड्रा करें, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, वो टेंजेंट, तो यहां पे उस पॉइंट का जो डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे दैट इज द जीरो, यानी एफ डैश सी क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस तरह का भी फंक्शन बन सकता है, या आपका इस तरीके से भी ग्राफ हो सकता है, इस कंडीशन में भी हो सकता है। यहां भी हम लोग अगर ये ए है और ये बी है, तो कहने का मतलब देखो यहां पर एक पॉइंट है केवल आपके पास, यहां इस कंडीशन में भी आपका एक सी पॉइंट और यहां पर भी आप टेंजेंट अगर ड्रा करें तो वो एक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो एक्स का जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, जीरो, यानी एफ डैश सी अगर हम इसमें भी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश सी दैट इज आल्सो भी जीरो। या एक से अधिक भी पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हमको क्या एक ही पॉइंट मिलेगा सी, नहीं, एक से अधिक भी पॉइंट होते हैं। कैसे, देखो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से भी तो हो सकते हैं, ऐसे जा रहा हो ग्राफ और हमने कोई पॉइंट यहां ले लिया, मान लीजिए ये ए पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट हमने एक पॉइंट यहां लिया बी, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एक तो आपको ये पॉइंट मिलेगा जो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी यहां पर टेंजेंट जीरो हो सकता है, एक यहां पे जीरो हो सकता है, एक यहां पे भी जीरो हो सकता है।
कितने पॉइंट मिल गए? एक तो पॉइंट आपको ये मिल गया, मान लीजिए ये C1 पॉइंट है, दैट इज ए C2 और एक C3, यानी कि यहां पर मुझे 3 पॉइंट मिल गए, यानी 3 ऐसी जगह हैं इस कर्व में A और B के बीच में जहां FA और FB अगर इक्वल है तो मुझे 3 ऐसी पॉइंट, 3 ऐसे नंबर मिलेंगे या 3 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये कर्व का जो टेंजेंट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसमें निकालेंगे ना तो F डैश C1 इक्वल टू भी 0 होगा, F डैश C2 दैट इज आल्सो भी 0 और F डैश C3 आल्सो भी 0। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही पॉइंट मिलेगा A और B के बीच में, एक से अधिक भी पॉइंट हमको मिल सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो रोलिस थ्योरम क्वेश्चन किस तरह के आएंगे इसमें कि यू कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, इंटरवल दिया जाएगा एंड यू प्रूव दैट इज द रोलिस थ्योरम। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले आपको ये 3 चीजें आपको दिखानी है। ये जो 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट को आप पहले दिखाएंगे, उसके बाद आप इसमें C पता करेंगे, C को वेरीफाई करके C पॉइंट निकालेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट जो F डैश C इक्वल टू क्या कर दे, 0 दे ऐसे, और अगर वो C A और B के बीच में बिलोंग करता है तो इन दिस कंडीशन यू कैन से दैट रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। अंडरस्टूड? बात आ गई समझ में अच्छे से? ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। देखिए ये भी सेम है आपकी, जैसे आप लोग अभी इसके पहले रोलिस थ्योरम प्रूव किए थे ना, बिल्कुल। देखो पहले जो 2 पॉइंट हैं वो तो सेम है आपके कि इट इज ए कंटिन्यूअस, इसमें भी आपको कंटिन्यूअस चाहिए क्लोज इंटरवल में फंक्शन का, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल में। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करती है तो फिर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ C एक ऐसी आपको वैल्यू मिलेगी, C एक ऐसा पॉइंट होगा A और B के बीच में कि अगर हम लोग F डैश C यानी फंक्शन का डिफरेंशिएट करें पॉइंट C पे तो वो किसके इक्वल होगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहां कैसे करना है कि C को हम कोई भी पॉइंट अगर लेट करेंगे और उस C पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू FB और FA B माइनस A हमको मालूम है, रखेंगे और इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो C कहां कैसा होगा, वो C A और B के बीच में होना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि वो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करता है फंक्शन। ठीक है ना। अब जरा जिसके ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं क्या है इसका, कि जैसे मान लेते हैं, अब यहां देखो ये कंडीशन नहीं कि FA इक्वल टू FB होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी फंक्शन आपका ये गिवन है, ठीक, और हमने मान लिया ये A है, ये आपका एक कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, ध्यान से समझना। तो ये FA हो गया और ये क्या हो गया, FB, और यहां से इस तरह से आप कोई कॉर्ड इसका ड्रा कर देंगे कर्व का, तो AB कॉर्ड हो गया। अब हम कहें कि AB कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। तो व्हाट इज ए BC हियर, BC की वैल्यू क्या होगी, BC दैट इज ए FB माइनस FA, ये BC हो गई ना, ठीक है ना। और AC क्या होगा, दैट इज ए B माइनस A। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या आएगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, कोई एक पॉइंट C ऐसा होगा इस कर्व पे जो इस कॉर्ड के टेंजेंट यानी कॉर्ड के स्लोप के पैरेलल होगा, इस तरह से। ठीक, यहां कोई एक पॉइंट ऐसा C मिलेगा A और B के बीच में जो इस कॉर्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा। ठीक, अभी इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि एक C ऐसा एक पॉइंट था जो x एक्सिस के पैरेलल था, यहां x एक्सिस नहीं, यहां क्या है, कॉर्ड है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F डैश C के इक्वल। और इस कंडीशन में हमें क्या दिखाना होगा, अगर ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो C मस्ट बी लाई बिटवीन A एंड B। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है आपकी, है ना। ऐसे ही और भी कई कंडीशंस बन सकती हैं। जैसे आप इस तरह से कोई भी ग्राफ बनना है, तो अगर मान ले तो कोई पॉइंट यहां पर A है, दैट इज A एंड 1 इज A, तो एक ये देखो AB बन सकता है,
ठीक है ना। लेकिन अगर हम बोलें कि ये ए और बी, यहाँ ए है और ये क्या है आपका बी, तो इस कंडीशन में भी आपके पास एक पॉइंट मिलेगा जो इस कॉर्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। ये तो एक की हो गई, लेकिन एक से अधिक क्या हो सकते हैं क्या, हाँ एक से अधिक हो सकते हैं। किस सिचुएशन में, देखिए अगर ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ ए एक आ गया और मैंने दूसरा जो पॉइंट लिया वो कुछ इस तरह से लिया कि यहाँ पर आ गया, ये आ गया बी और इसका नाम दे दिया बी, ये ए, तो इसका जब हम लोग कॉर्ड ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ध्यान से समझ लो, कुछ ज़्यादा ही हमने बाहर ले लिया, ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, समझ में आएगा। तो दैट इज ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट बनना है, एक यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा, एक यहाँ भी मिल जाएगा, तो कैसे कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। तो एक से अधिक भी आपको पॉइंट मिल सकते हैं, यानी कि सी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे उसमें था ऐसे इसमें, कि जो ए बी है ना, ए बी एक कॉर्ड है, ठीक, और इसमें आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3, जहां पे ये जो कर्व है ना उसका जो डिफरेंशिएशन है, जो इसका डिफरेंशिएट है ये इस पॉइंट पे वो कॉर्ड के इक्वल होगा, कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। कम टू एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज, और पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x = x² + 2x - 8 at x belongs to -4, 2h क्लोज इंटरवल। तो गिवन फंक्शन है आपका f(x = x² + 2x - 8, ठीक है ना, जहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 4, 2 में। अब देखो तो रोलीज थ्योरम क्या है, पहले मुझे 3 पॉइंट चेक करने होंगे। नंबर 1 फंक्शन कंटिन्यूअस, नंबर 2 फंक्शन डिफरेंशिएबल, और fa = fb। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट कि सिंस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, देखिए ये फंक्शन कैसा है, सिंस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, so it is not a it is continuous, so it is a continuous at x belongs to -4, 2। ये चीज समझ में आई। अगर कोई फंक्शन अपना पॉलिनोमियल होता है, या हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू -4, 2। और ये भी ना भी लिखें तब भी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो सभी पॉइंट पर क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। सिमिलरली सेकेंड कि सिंस सेम पॉइंट f इज अ polynomial, so it is differentiable at x belongs to -4, 2। अगर हम देखो एक चीज समझ लो, मैं ये ना लिखूं तब भी ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होते हैं और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना नहीं, आप इतनी लाइन लिख दीजिए, 2 लाइनें लिख देंगे सफिशिएंट है। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में हमको दिखाना है कि fa = fb, और a और b यहाँ क्या है, -4 और 2। तो पहले f -4 निकाल लेते हैं। f -4 क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8, तो कितना आ जाएगा ये 16, और माइनस का 8, so that is a 0। और f2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, इट मीन्स 4 + 4 -8 दैट इज 0। तो देयरफॉर f -4 आल्सो भी इक्वल टू f2। तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखो आगे, सो देयरफॉर अब देखिए क्या कह रहा था कि एक ऐसा कोई पॉइंट C जो यहाँ एग्जिस्ट करता हो। अब हमको क्या करना होगा कि हमने लेट कर लिया कि लेट अ पॉइंट
सी जो बिलोंग करेगा किसमें, -4,2 में, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन थी कि एफ डैश सी मस्ट बी 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर, तो क्या बन जाएगा ये एफ डैश सी। तो इसका देखिए एफ डैश एक्स पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा पता है ना, एफ डैश एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2c हो जाएगा ये और +2, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर 2c + 2 = 0, देन c = -2/2, देन c = -1। सो सिंस -1 बिलोंग्स टू -4,2 है कि नहीं है, देखो -1 इसके बीच में आएगा। सो हेंस thus Rolle's theorem verified, thus Rolle's theorem verified। बात आई समझ में। तो ऐसे आपको प्रूव करना होगा ये 3 पॉइंट, ठीक है ना। पहले आप ये 3 पॉइंट दिखा दीजिएगा, उसके बाद आपको सी एक ऐसा पॉइंट निकाल के दिखाइएगा जो इसको सेटिस्फाई कंडीशन को कर दे। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कह रहा है एक सेकंड में फर्स्ट पार्ट में एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया गया है। तो जबकि इसके बारे में हम लोगों को मालूम है कि वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) = greater integer x is neither continuous nor differentiable, differentiable at integral point 6, 7 and 8, ठीक। कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन नेवर बी कंटिन्यूअस एंड नाइदर बी कंटिन्यूअस एंड नॉर डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट 6, 7, 8। सो और ये तो हो गए आपके 2 पॉइंट, पहले और दूसरे की, ये न तो कंटिन्यूअस है और ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा किस पर, 6, 7, 8 पे। दूसरा 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में हम लिखते हैं कि F5 है ना, F5 की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो दैट इज ए 5 ग्रेटर इंटीजर है, और F9 दैट इज ए आल्सो बी 9। सो देयरफॉर F5 नॉट इक्वल टू F9। So Rolle's theorem is not applicable here, ठीक। Rolle's theorem इसमें applicable इस फंक्शन में नहीं हो रही है। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, देखिए कन्वर्स में बहुत सारे ऐसे नॉन इंटीग्रल आपको पॉइंट्स हैं, नंबर्स मिलेंगे जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएट होके 0 बना रहा है। देखिए मैनी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मैनी नॉन इंटीग्रल पॉइंट वेयर x बिलोंग्स टू 5, 9 फंक्शन f का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो वो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। मैंने नॉन इंटीग्रल पॉइंट सच x बिलोंग्स टू 5, 9 के बीच में बहुत सारे आपको ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओपन में रखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो दैट इज ए 0 हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हम लोग ग्राफ बनाए ना तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये पॉइंट बनते ना इस तरह से, आपका ग्राफ आपको याद होगा
तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए 5 और ये 9 है तो यहाँ इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, जहाँ पे आपका जो ये इंटीग्रल जो पॉइंट बीच में आएंगे यहाँ पर f डैश x क्या हो जाएगा 0। भाई ये 9, एक ये मान लीजिए 5 है और ये 9 है, ओपन इंटरवल में अगर हम बीच की पॉइंट की बात करें तो मैनी पॉइंट्स आर देयर जो x के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो f डैश x इक्वल टू क्या आ गया 0। लेकिन इसका जो आगे की जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी की, दैट इज नॉट ए फिट इन दिस फंक्शन, देयरफॉर कन्वर्स आल्सो बी नॉट ट्रू, अंडरस्टूड, देयरफॉर कन्वर्स आल्सो बी नॉट ट्रू, अंडरस्टूड। और सिमिलर आपका सेकंड पार्ट भी केवल इंटरवल चेंज है, इसमें भी आपको ऐसा ही दिखाना है। भाई आप चलते हैं थर्ड नंबर पार्ट की बात कर ले। तो थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है, दैट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू 1,2। ये 1,2 वो पहले ही और दूसरी लाइन आप लोग लिख लेंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, ऐसे सेम लाइन लिखना। अब थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या आएगा, f1 की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 1 दैट इज 0, एंड f2 इक्वल टू क्या जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो हमने क्या देखा कि f1 नॉट इक्वल टू f2, f1 नॉट इक्वल टू f2, देयरफॉर रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगी, जबकि इसमें पहले दो पॉइंट तो है लेकिन तीसरा पॉइंट इसमें वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके कन्वर्स की बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर f डैश x इक्वल टू 0 हो रहा था, यहाँ भी हम लोग देखते हैं f डैश x क्या होगा। सो f डैश x इक्वल टू 2x, लेकिन कन्वर्स के लिए क्या, अब इसमें f डैश x मस्ट बी 0, बट f डैश x क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 2x इक्वल टू 0, यही तो होना चाहिए। लेकिन हमारे पास x क्या है 1,2, समझ लेना जरा 1,2, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो यहां पर हम रखें और ये क्या कर दे से 0। सो नो एनी वैल्यू ऑफ x, नो एनी वैल्यू ऑफ x, देन 2x इक्वल टू 0, जो क्या कर दे 2x को 0 कर दे, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं। सो देयरफॉर आप इसके बाद लिख लेंगे देयरफॉर इट्स कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम आल्सो बी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि f एक ऐसा फंक्शन है जहां इसका डोमेन -5 to 5 टेंड्स टू r है, रेंज इसकी r हो गई, और इट इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f डैश x डज नॉट वेनिश एनीवेयर। अब इसका मतलब समझ ले कि सिंस फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल, सिंस f इज अ डिफरेंशिएबल, therefore it is must be कंटिन्यूअस। देखिए कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी, कन्वर्स नॉट ट्रू। सो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम satisfied for any point C belongs to -5,5। बात समझना कि अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो तो दो कंडीशन तो हमको मालूम हो गई। तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड फॉर एनी पॉइंट C belongs to -5,5 such that f5 minus f minus 5 upon
एफ, और ये आपको याद होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल के इक्वल होगा, यानी कि उसका जो स्लोप होगा उस पॉइंट के टेंजेंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, f5 माइनस एफ माइनस 5 दैट अपॉन 10 इक्वल टू एफ डैश सी। बट इस लाइन को देखो, कह रहा है कि डज नॉट वेनिश एनीवेयर, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, इसलिए एफ डैश, इसका कहने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स नेवर बी जीरो, यानी कि ये फंक्शन x की किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल इसका जीरो नहीं होगा, उसने पहले ही बोल दिया। इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर एफ डैश सी आल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमने जो पॉइंट सी लिया वो भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, f5 माइनस एफ माइनस 5 होल अपॉन 10 दैट इज आल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f5 माइनस 5 दोज नॉट इक्वल टू जीरो, सो f5 नॉट इक्वल टू f माइनस 5, हेंस प्रूव। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम इस फंक्शन में प्रूव करना है। इंटरवल है a कॉमा b वेयर 1 कॉमा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 गिवन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखो, सिंस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, बात आप ये समझ लो क्या है कि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पूरा ही लिख देते हैं। सो fx is continuous at x belongs to 1 comma 4 and differentiable at x belongs to 1 comma 4. So mean value theorem is satisfied या फॉर लिख देते हैं, satisfied for any point C belongs to 1 comma 4 such that f4 minus f1 upon 4 minus 1 equal to f dash c। ठीक, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज आप अपनी खुद यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए f4 माइनस f1, तो f4 माइनस f1 निकालेंगे तो 4 4 जा 16 और ये जाएगा 16 माइनस 3 और f1 की वैल्यू यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 और होल अपॉन 3 इक्वल टू f डैश सी। देखिए f डैश सी क्या आएगा, 2c माइनस का 4। क्लियर भाई, ये क्यों आ गया, क्योंकि f डैश x की क्या है 2x माइनस 4 है, सिंस ऐसे। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस की 3, ये हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2c माइनस 4, तो दैट इज ए 1 2c माइनस 4। सो c इक्वल टू क्या जाएगा 5/2 और ये बिलोंग कर रहा है 1,4 में, कर रहा है ना। 5,2 क्या ना वो 2.5 होता है। तो ऐसे आपका रोलिस थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव्ड फॉर दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में आपका मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव्ड है। सो कम टू नेक्स्ट 5 में कह रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम है ना, वेरीफाइड फॉर द मीन वैल्यू थ्योरम 1,3 एंड फाइंड ऑल पॉइंट्स C belongs to 1,3 such that f dash C equal to 0। तो सबसे पहले आपको जो प्रूव करना है वो वेरीफाई करना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी। तो देखिए लैंग्वेज वही कि सिंस गिवन फंक्शन इज अ polynomial therefore
fx is continuous 1,3 and differentiable 1,3 ओपन में। सो मीन वैल्यू थ्योरम satisfied for any one point C such that 1,3, यानी कि किसी भी एनी पॉइंट C बिलोंग्स टू 1,3 के लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, सच दैट, किस कंडीशन में, सच दैट f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू f डैश C के लिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो इसको हम लोग चेक करते हैं क्या, कि देखो यहां से वो सेटिस्फाई हो गई और ये कंडीशन के लिए हम लोग पता करते हैं कि किस पॉइंट के लिए ये किस पॉइंट के लिए अपन इसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए f3 माइनस f1 वैल्यू रख दीजिए, 3 3 का 9 3 27 माइनस 45, या आप अलग वैल्यू निकाल लेंगे पहले। चलिए f3 की वैल्यू निकाल लो, 27 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 3 3 जा 9, तो 27 माइनस 54, ठीक है ना। तो माइनस का 27 आ जाएगा और f1 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3, तो माइनस का 7। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस का 27 और ये हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन का 2 इक्वल टू f डैश सी। अब f डैश सी क्या बन जाएगा, 3c² माइनस 5c माइनस 3, सही है, ठीक। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 3c² माइनस 5c माइनस 3, सो 3c² माइनस 5c और प्लस 7 इक्वल टू 0। देख लेना भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 27 माइनस का 10, ठीक है, और ये 3 और 5 2 जा, हाँ देखिए ये 2 5 2 जा 10 है यहाँ पर, 10c और माइनस का 3, अब सही है 10c। अब इसके हम लोग फैक्टर कर देंगे तो 3c² माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0, और c कॉमन है तो 3c माइनस 7, यहाँ पर 1 कॉमन है तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, सो 3c माइनस 7 एंड c माइनस 1 इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू 7 अपॉन 3 एंड 1। लेकिन जो ये 1 है, ध्यान से देखो, 1 नॉट बिलोंग्स टू 1,3, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, हमें चाहिए क्या, ओपन इंटरवल में। सो 7,3 बिलोंग्स टू 1,3, तो केवल एक ऐसा पॉइंट है, कौन सा, वो 7,7/3 है, c इक्वल टू 7/3। केवल इस पॉइंट के लिए केवल एक ही पॉइंट है आपका 7,7/3, जिसके लिए ये मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो रही। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन अबव एक्सरसाइज 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को शो कर रहे हैं। और मैंने पहले भी प्रूव किया है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन नॉट ए कंटिन्यूअस एंड नॉट ए डिफरेंशिएबल। और सेम आपको रीजन इसमें भी लिखना है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में भी आपको 2 कॉमन वो पॉइंट आपको मिलते हैं कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर आपके ये 2 पार्ट तो ऐसे रिजेक्ट हो गए कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होना है, क्योंकि वो 2 पॉइंट आपके सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तीसरे वाले पार्ट में देखिए fx इक्वल टू गिवन है, fx इक्वल टू x² माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1,2। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम है, सिंस x² माइनस 1 is a polynomial function, is a polynomial
polynomial function. Therefore fx is continuous at x belongs to 1, 2 and differentiable at x belongs to 1, 2 पर ये डिफरेंशिएबल होगा. सो मीन वैल्यू थ्योरम इज satisfied for a real value ऑफ c, है ना, रियल वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट. अब लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बार बार भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कि रियल वैल्यू ऑफ c एग्जिस्ट एट c बिलोंग्स टू 1, 2 एग्जिस्ट करेगी. ठीक है ना. सच दैट, किस कंडीशन में करेगी, तो सच दैट कंडीशन है क्या कि f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू f डैश c के लिए. तो f2 की वैल्यू कितने आ जाएगी, 4 माइनस 1. ठीक है ना. और ये 2 माइनस 1 दैट इज 1. 4 माइनस 1 हो जाए 4 माइनस 1 और कितना 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था. इक्वल टू f डैश c कितना आ गया 2c आ गया ना. तो देखिए ये कितना बन जाएगा, ये 3 हो गया. तो 3 इक्वल टू 2c, c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 और 1.5 बिलोंग्स टू 1, 2. सो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, यानी इस फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल है. ठीक, समझ में आ गया. सो ये एक्सरसाइज अपनी फिनिश हो गई. ऐसे अपना चैप्टर फिनिश हो गया. और अब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पर चलेंगे. सो क्योंकि देखो एनसीईआरटी में मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. तो अब हम लोग शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 5. ओके, थैंक यू.